पन्ना पढ़ लेता हूँ। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने जो जा रहा है, मैं अंग्रेजों को इस मिलाप की खूबसूरती खराब करने की खुशी नहीं देना चाहता। चलो अब तो भाई गुरु का नाम ले ले। नहीं बाजी, नाम तो नहीं ले पाऊंगा। भाई गुरु तेरी रक्षा करे। पूरी जिंदगी मैंने भगवान का नाम नहीं लिया, उल्टा मैंने उसके बारे में बहुत बुरा भला कहा है। उस पर गरीबों पर होने वाले सारे जुल्मों का इल्जाम तक डाला है। और अगर अब मैं उससे माफी मांगू तो वो कहेगा, देखो इस डरपोक को, मौत इसके सामने है इसलिए मुझसे दया की भीख मांग रहा है। एक वजह के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूं, इससे बेहतर कोई तसल्ली हो सकती है क्या? भगवान पर विश्वास करने वाला एक हिंदू ये सपना देखता है कि अगले जन्म वो किसी सम्राट के घर पैदा हो। एक मुसलमान या क्रिश्चियन ये उम्मीद रखेगा कि उसे जन्नत मिले। मैं क्या उम्मीद रखूं? मैं तो जानता हूं मेरा अंत तय है। गले में रस्सी और मुंह पर काला कपड़ा, ये मेरे सर्वनाश का अंतिम पल होगा और मेरी रूह शून्यता में समा जाएगी। अगर मुझ में साहस है कि मैं इस मरण को एक इनाम के नजरिए से देख पाऊं, तो संघर्ष से भरी एक छोटी सी जिंदगी जिसके अंत में कोई सफलता ना हो, बस वही मेरा इनाम होगा। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मैंने अपना जीवन आजादी के लिए समर्पित कर दिया है, क्योंकि यही मेरा धर्म है। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इन दो शब्दों में हमारी जिंदगी के 23 साल कैद हो सकते हैं, मात्र 23 साल। मैं इस जंग का अगर हिस्सा ना होता तो मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाला एक बेटा, एक नेक पति, एक जिम्मेदार भाई, एक आदर्श पिता। पर अगर मैं ये सब होता तो वो ना बन पाता जो मैं था। एक लेखक, सरदार, एक भरोसेमंद साथी और एक विद्रोही जिसने सिर्फ एक सपना देखा, ब्रिटिश साम्राज्य का नाश और भारत का समाजवादी गणराज्य में पुनर्जन्म। मैं शहीद भगत सिंह, मैं शहीद सुखदेव थापर, मैं शहीद शिवराम राजगुरु। चले। कुछ आरज़ू नहीं है तो आरज़ू ये, कुछ आरज़ू नहीं है तो आरज़ू ये, कुछ आरज़ू नहीं है तो आरज़ू ये। रख दे जरा सी खा के वतन मेरे कफन में, रख दे जरा सी खा के वतन मेरे कफन में। कभी वो भी दिन भी आएगा कि आजाद होंगे हम, कभी वो दिन भी आएगा कि आजाद होंगे हम। ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर, शहीदों की चिताओं पर मेले लगेंगे हर बार, शहीदों की चिताओं पर मेले लगेंगे हर बार। वतन पे मरने वालों का यही नामो निशान होगा, वतन पे मरने वालों का यही नामो निशान होगा। कुछ आरज़ू नहीं है तो आरज़ू ये, कुछ आरज़ू नहीं है तो आरज़ू ये, है तो आरज़ू ये, है तो आरज़ू ये। कथक कलेक्टिव आपके सामने प्रस्तुत करता है भगत सिंह और उसके साथियों के जीवन पर आधारित नाटक हम देखेंगे। साउंड दिव्यांशु, लाइट्स दयानंद कुमार, ओरिजिनल कॉम्पोजिशन सजग अरोरा, बैकस्टेज अक्षरदीप वर्मा, लेखक और निर्देशक जय कुलकर्णी। नाटक शुरू होने से पहले आपसे एक आखिरी विनती है,
कि आप कृपया अपने फोन्स स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर कर दें। और आखिर धन्यवाद आप सबको। आज की शाम आपके लिए पेश है नाटक हम देखेंगे। जवाब दस रही हैं। दाल दसां मैं शहर लाहौर अंदर, दाल दसां मैं शहर लाहौर अंदर, बे लखां बूहे ते लखां ही बारियां ने, जिन्हां इट्टां ते धर गए पैर आशिक, ओयो टुट्टियां ते बाकी सारियां ने, जिन्हां खूहियां तो भर गए माशूक पानी, जिन्हां खूहियां तो भर गए माशूक पानी, ओयो मिठियां ते बाकी खारियां ने, जेड़ियां बहंदियां नाल अपने सज्जणा दे, ओयो ब्याहियां ते बाकी कुवारियां ने। हाजी लोक मक्के वल जांदे ते मेरा रांझा मेरा मक्का नी मैंने कमलियां, हाजी लोक मक्के वाले जांदे मेरा रांझा मेरा मक्का नी मैं कमलियां, मैं तां मंग रांझण दी होई आं, मेरा बाबुल करदा धक्का नी मैं कमलियां। मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा नाम बता। सोच क्या रहा है? यही तो पूरा नाम है। ऐसे ही सोचते रहे, अंग्रेज और 200 साल राज करते जाए। और हाँ, कल कॉलेज में गोरों का फंक्शन है। कोई भी अगर हॉल में दिख गया तो कॉलेज में घुसने नहीं दूंगा। छोड़े, चल बता, हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के सबसे महान व्यक्ति कौन? आपका भगत सिंह। क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखा आजकल के बच्चों को कैसे जबान लड़ाते हैं। नया है ना तू? हाँ, आ बेटा, अभी बता, आजा। ओ स्वाधीनता संग्राम, मेरे क्रांतिकारी, आजा। कर क्या? पगड़ी बस नाम के लिए पहनता है तू? हाँ, कम से कम अपनी सरदारी का तो लिहाज कर ले। पगड़ी जो पहनता उसका तो लिहाज कर ले मेरे सरदार। आजा, 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 आजा मेरे शेर, आजा। चल चल जल्दी कर। आ ना, बहुत ताकत आ गई है तुझमें। हाँ, मेरी रैगिंग लेगा ना? नहीं, गिरा ही देता हूँ। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। नीचे उतार दे, नीचे उतार दे, नीचे उतार दे, नीचे उतार दे। ये मजाक ना कॉलेज के जूनियर्स के साथ कर, मेरे साथ नहीं। तू तो बुरा मान गया। तू तो जानता है आज नए बच्चों की टोली आ रही, तो सोचा तुझे एक डेमो दिखा दूं। हालांकि छेड़ना वो नहीं है, लेकिन क्या पता तो तुझ जैसा मिल गया तो। तू मेरा सुखदेव कभी नहीं सुधरेगा। चल जा यहाँ से। दूध। सुखदेव, थोड़ा तो छोड़ देता मेरे लिए। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। हाँ, नखरे कर बस। 10 घंटे खाए के बिना कुछ रह नहीं सकता। क्या क्रांति लाएगा तू? अच्छा, अब बच्चों पर रौब झाड़ने वाला मुझे क्रांति का ज्ञान देगा। वाह। ये खत किसके लिए? सुखदेव, वो मैं तुझे बताने ही वाला था। पूज्य पिताजी, मेरे जीवन का एक ही मकसद है, मेरे देश की आजादी। इसलिए अब ना तो मुझे आराम की इच्छा है, ना ही किसी सांसारिक इच्छा की। यहाँ तक कि शादी की भी नहीं। आपको याद होगा कि बापूजी ने धागा पहनाते वक्त ये ऐलान किया था कि मुझे देश सेवा के लिए वक्फ कर दिया गया। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कानपुर का सफर तय कर रहा हूं। आशा है आप मुझे माफ कर।
भगत, तू कानपुर जा रहा है? हाँ वीरे, विद्यालंकर सर ने बहुत अच्छा परिचय लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए। कानपुर में वो प्रताप अखबार के संपादक है और कांग्रेस के नेता भी है। तो चल इधर आ। सुखदेव, ये किताबें रख ले। शास्त्री जी ने खास तेरे लिए भिजवाई। इनमें कार्ल मार्क्स, लेनिन, गोर्की, दोस्तोयेवस्की सब है। ले जाना याद से। और तेरी ट्रेन कब है? सामान ले आए सब? ए सुखदेव, यहाँ देख। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। हम रूखे टुकड़े खाएंगे, भारत पर वारे जाएंगे, हम सूखे चने चबाएंगे, भारत की बात बनाएंगे, हम नंगे उम्र बिताएंगे, भारत पर जान मिटाएंगे। अपना ख्याल रखना भगत। कानपुर, वो शहर जिसने भक्त्या को सरदार भगत सिंह बनाया। कानपुर पहुंचते ही उसने विद्यार्थी जी के नेतृत्व में प्रताप के लिए लिखना शुरू कर दिया। प्रताप ने भगत की खामोश सोच को शब्द दिए, जो आगे जाकर इंकलाब की आवाज बनने वाली थी। कानपुर में रहते उसकी मुलाकात सचिंद्रनाथ सन्याल से हुई, जिन्होंने 1 वर्ष पहले गुप्त क्रांतिकारी पार्टी एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की शुरुआत की। एचआरए के जरिए उसकी मुलाकात विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु से हुई। और जिस दिन उसकी राह में राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त आए, वो जान गया कि ये दोस्ती एक दिन ब्रिटिश हुकूमत को चुप करा कर रुकेगी। जो सफर लाहौर से शुरू हुआ, कानपुर में ठहरा, अब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में पहुंचा। एचआरए अब भगत के विचारों से एक नया रूप लेने वाला था। रोसू कहता है कि no one should be rich enough to buy another, nor poor enough to be forced to sell himself. Great inequalities pave the way for tyranny. भारत को इस हालत में देखकर मेरी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं और दिल में बस एक सवाल आता है, क्या होगा मेरे हिंदुस्तान का? हुक्मरों के इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल आवाम को तबाह कर देता है और इसी हुकूमत को रोकने के लिए हमें कुछ मजबूत निर्णय लेने होंगे। आज की मीटिंग में 2 ऐसे निर्णय लिए जाएंगे। सुखदेव, राजगुरु, पिछले 3 सालों में एचआरए और नौजवान भारत सभा ने जनता के मन में देशभक्ति का भाव लाने की कोशिश की है। देश के युवक इन पार्टियों में भर्ती हुए और जी जान लगाकर एक मकसद की ओर बढ़ते रहे। एक देश जहां किसान और मजदूर सम्मान के साथ जिए। भारत की आजादी सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर में नहीं, बल्कि इस देश के किसानों और मजदूरों के लिए स्वतंत्र गणराज्य स्थापित करने में है। आज से एचआरए के नाम में सोशलिस्ट शब्द जुड़ जाएगा और पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए के नाम से जानी जाएगी। इसी के साथ हम ये ऐलान करते हैं कि पार्टी में एक सशस्त्र दल गठित किया जाएगा, जो हमारे सदस्यों को शस्त्रों के प्रयोग और क्रांतिकारी हिंसा की उचित एवं न्याय संगत विधियों का प्रशिक्षण देगा। ये कदम इंसाफ की राह पर उठाए गए ठोस निर्णय है। आप सभी को पार्टी का मैनिफेस्टो दिया जा रहा है, इसे पढ़ो और जनता को इसके बारे में बताओ। ये कोई मामूली जंग नहीं और शायद हम इसकी सफलता देख भी ना पाए, पर जो पर्यंत सिस्टम नहीं बदलना, हम शांत बसनार ना है। हम कोई अंग्रेज मक्खियां नहीं है जो रोशनी की तलाश में। हम परवाने हैं और हम ही रोशनी। हमें गांधी या कांग्रेस से नफरत नहीं है। गांधी जी ने जो पूरे देश में एकता का भाव लाया है, उसके लिए वो हमारे इज्जत के हकदार है। लेकिन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को रद्द करने की गलती हम भूले नहीं है। तो जाओ, युवकों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा और आक्रोश के बीज बो दो, क्योंकि ये बीज उगेंगे और एक दिन घना जंगल उगेगा, मजबूत, अडिग और निडर, क्योंकि ये बीज तुम्हारे तपते लहू से सींचे जाएंगे और तभी एक नया भारत जन्म लेगा जो सबको अपने तेज से हैरान कर देगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित होगी और महत्कशों के राज का उदय होगा। हम मरेंगे भी तो करतार सिंह सराबा की तरह, और अगर जिंदा रहे तो इस क्रांति के साक्षी बनेंगे। इनकलाब का नारा पूरे देश में ऐलान कर दो। दिल्ली, लाहौर, हर एक शहर, हर एक बस्ती में जहां के बच्चे क्रांति लाने का सपना देख रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 1924 से 1928 का दौर हमारे क्रांति के किताब का पहला अंक बनने जा रहा था, जिसके प्रमुख किरदार थे एक ऐसे क्रांतिकारी जिनके नाम में ही आजादी थी, गुरुजी चंद्रशेखर आजाद।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ए शहीद है मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार। अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट पूछाए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रेडियो दिल्ली से समाचार दिनांक 17 नवंबर 1928। आज प्रातः लाहौर से दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय अब हमारे बीच नहीं रहे। वे साइमन कमीशन के विरोध में नेतृत्व कर रहे थे, एक ऐसा आयोग जिसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। 30 अक्टूबर को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों की लाठियां उन पर बरसी। आज 17 दिन बाद उन चोटों से उन्होंने दम तोड़ दिया। अंतिम शब्द थे, हर लाठी ब्रिटिश राज के ताबूत में कील बनेगी। राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। भगत, जुलूस में नौजवान भारत सभा के कितने कार्यकर्ता मौजूद थे? भाभी लगभग 50। फिर भी लाला जी जैसा निडर नेता मारा गया? नहीं, मारा नहीं, लाठियों से पीटा गया। हमारे और उनके बीच धार्मिक तत्वों को लेकर मतभेद थे। लाला जी ने तो हमारे लिए अपने दरवाजे तक बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी हमने उनका साथ दिया। 5000 लोगों का जुलूस भी अंग्रेजों को डरा नहीं पाया। छी! कौन था जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया? कौन था? सुपरिटेंडेंट जे स्कॉट भाभी। स्कॉट तो आराम से बैठा होगा, ये सोचकर कि हम डर गए। उसकी कुर्सी तोड़ेंगे और एहसास दिलाएंगे कि अगर जरूरत पड़े तो हम भी हिंसा का मार्ग चुनेंगे। ऐसी त्रासदी वापस नहीं हो सकती। स्कॉट को सजा मिलेगी। भाभी पुलिस के विरोध में ललकार करें, और अगर हम लड़ते लड़ते मर भी जाए तो ये बहादुरी व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि HSRA में नौजवानों की बढ़ती भागीदारी इस कुर्बानी का फल होगा। नहीं, हमारा मकसद सिर्फ स्कॉट को सबक सिखाना है, शहीद होना नहीं। देश में तनाव है और बंगाल पार्टी ने ब्रिटिश अफसरों को मारकर उनके डरे हुए अंग्रेज परिवारों को अपने घर इंग्लैंड लौटने पर मजबूर कर दिया है। युवाओं का खून उबल रहा है, कदम बढ़ाने का इससे बेहतर वक्त नहीं होगा। स्कॉट की हत्या, यही अंतिम फैसला है। जो इसमें शामिल होना चाहता है अपने हाथ उठाए। दुर्गा, तुम हमेशा से इस पार्टी के लिए खड़ी रही हो, अच्छे और बुरे वक्त में। पार्टी की नींव तुम पर टिकी है। तुम इस क्रांति का एक अहम किरदार हो, तुम्हें इसका गवाह कैसे बनने दें? इसलिए तुम ये जोखिम ना उठाओ। ये मर्द का घमंड नहीं, बल्कि एक भाई का प्रेम है। माफ कीजिएगा दुर्गा भाभी, लेकिन हम आपको भगवती भाई की अनुपस्थिति में खून के मैदान में कैसे कदम रखने दें? ठीक है, लेकिन कौन शामिल होगा ये मैं तय करूंगी। गुरुजी, भगत, राजगुरु और जयगोपाल, तुम भरोसा कर सकते हैं इस पर? संभाल पाओगे? जी जी भाभी, बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। सुखदेव, क्या सोचा है तुमने? 17 दिसंबर की सुबह
सुपरिटेंडेंट स्कॉट की मौत होगी। भगत, गोली तुम चलाओगे। राजगुरु, तुम भगत के पास खड़े होकर उसे कवर दोगे। गुरुजी, स्कॉट के मरते ही इन्हें यहाँ से डीएवी कॉलेज के कंपाउंड तक ले जाना आपकी जिम्मेदारी है। जयगोपाल, तुम पुलिस चौकी के सामने सावधानी से तैनात रहोगे और स्कॉट जैसे ही अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन पहुंचेगा तुम भगत को सिग्नल दोगे। गाड़ी का नंबर है 6728, इसे याद कर लीजिए। जयगोपाल, तुम्हारा काम आसान है, लेकिन इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। और लाहौर को स्कॉट इज डेड के पोस्टर से सजाना मेरा काम है। जय हिंद भाइयों, इनकलाब जिंदाबाद। जयगोपाल ने सिग्नल दे दिए। भगत वो इसी तरफ आ रहे हैं। ये स्कॉट नहीं है। भगत, ये स्कॉट नहीं है, भगत, है। भगत, गोली मत चलाओ। राजगुरु, भाग। माइला, सैंडर्स पर गोली चल गई। साला स्कॉट था ही नहीं वहां। क्या जयगोपाल ने सिग्नल दिया था? हाँ, कितना आसान काम दिया। स्कॉट की गाड़ी का नंबर याद कर लिया। मैंने कहा था तुम मत भेजो। सुखदेव, सॉन्डर्स भी मौत का हकदार है और तुम ये मत भूलो कि हमने स्कॉट के दाहिने हाथ का खून किया है। और जयगोपाल अभी बच्चा है, उसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन हम असफल नहीं हुए हैं। अंग्रेजों के हाथों डर का पैगाम हमने सौंप दिया है। जयगोपाल है कहाँ? वो पुलिस स्टेशन से अपने घर की ओर भाग गया। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? एक हिंदुस्तानी अफसर हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन उसे भी मार दिया। नोटिस पर तो स्कॉट का नाम था। सुखदेव, नोटिस अभी कुछ ही जगह पहुंची, बाकियों में नाम बदलना होगा। लाहौर में रुकना सुरक्षित नहीं है। पुलिस हम सबका दरवाजा खटखटाएगी और मैं बाकी सदस्यों को खतरे में नहीं डालना चाहता। हमें कौन सा किसी ने देखा है? और वो गधे हम पे शक कर ही नहीं सकते। बल्कि एचएसआरए के नोटिस पर भी यही लिखा है कि एचएसआरए के क्रांतिकारी का काम है। फिलहाल हम दोनों के खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं है, इसलिए थोड़ा वक्त है हमारे पास। सुखदेव, कैसे भागना है? दुर्गा भाभी का घर रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पुलिस की निगरानी में रहता है। भगत और राजगुरु, तुम दोनों मौका मिलते ही वहां जाओगे और भाभी के साथ कलकत्ता की ट्रेन पकड़ोगे। गुरुजी, आप तो मेरी चिंता मत करो। मैं दुर्गा के घर से मथुरा के लिए निकलूंगा। कल जो तीर्थ यात्रा निकलेगी मैं उसी में शामिल हो जाऊंगा। ठीक है। 7:55 की देहरादून एक्सप्रेस लाहौर से निकलकर 18 से 20 घंटों में तुम्हें कानपुर पहुंचा देगी। राजगुरु, तुम यहाँ इनसे लगोकर बनारस जाओगे। भगत, तुम और भाभी कानपुर से लखनऊ जाओगे। कैसे, ये तुम्हें सोचना होगा। कलकत्ता की पुलिस लाहौर से आने वाली गाड़ियों की सख्त तलाशी ले रही है, जिसमें मैं लखनऊ से कलकत्ता जाना होगा और लखनऊ से कलकत्ता की टिकटें ये रही। भाभी ने भगवती जी को टेलीग्राम भेज दिया है, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। कल लाहौर स्टेशन पर पुलिस का सख्त पहरा होगा, इसलिए भगत तुम्हें गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे और दुर्गा भाभी के पति का किरदार भेजना होगा। बस ध्यान रहे कि तुम्हें कुछ पद के अफसर हो, इसलिए तुम्हारी चाल ढाल भी एक साहिब की तरह होनी चाहिए। कोट और पैंट सूटकेस में। दुर्गा भाभी सुजाता के नाम से सफर करेंगी और तुम रंजीत। तुम दोनों की फर्स्ट क्लास टिकटों पर भी यही नाम लिखा है। और हाँ, तुम दोनों का एक प्राइवेट कंपार्टमेंट होगा, ध्यान रहे कोई अंदर ना आए। भाभी का 1.5 साल का बेटा सचिन भी साथ में होगा। और हाँ राजगुरु, तुम इनके नौकर बनोगे और सामान उठाओगे। तुम 3rd क्लास से सफर करोगे। और जहां तक मुझे याद है, भाभी ने कहा था कि भगवती जी ने घर के कामों के लिए 500 रुपए छोड़ रखे हैं, वो काम आएंगे, बस संभाल कर खर्च करना। और भगत, ये पहन लेना। तुम जानते हो ना इसका मतलब क्या है। माफ कर दे यार, और कोई चारा नहीं था। माफी गलतियों की मांगते हैं, मजबूरी की नहीं। और मेरी सरदारी तो सीने में है, बालों में नहीं। तेरा लुट ना जाए माल
बल्ले ओ बल्ले चट्टू बल्ले बल्ले चट्टू बल्ले ओ बल्ले पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए ना जाए ना जाए मार जट्टा पगड़ी संभाल गोए छोड़ गुलामी की जंजीरें बदल के तू अपनी तकदीरें कर जा ऐसा इनके पल्ले करते इनकी बल्ले बल्ले छोड़ गुलामी की जंजीरें बदल के तू अपनी तकदीरें कर जा ऐसा इनके पल्ले करते इनकी बल्ले 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 जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे ऐ वतन देखा, इसने तो तुम्हें भी उठा दिया। माफ करना। कोई बात नहीं भाभी। सोने का तो ये महाराज नाम ही नहीं ले रहे। दूध भी पी लिया लेकिन आंख नहीं लग रही इसकी। भगत जरा अपना रुमाल देना। भगत तुम ठीक तो हो? जी भाभी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। देखो, स्कॉट हो या सॉन्डर्स, तुम्हारी बहादुरी और साहस में कोई कमी नहीं थी। जो हुआ उसे भूल जाओ और अब कल की फिक्र करो। अच्छा ये लो, पहले ठंडा पानी पियो। सच्चे पसंद है तुम्हें? हाँ, बहुत। और रसगुल्ले भी, जितने भी दो खा लूंगा। अच्छा, फिर तो कलकत्ता तुम्हारा दिल जीत लेगा। आप पहले आए हो? नहीं, लेकिन ये हमेशा कलकत्ता की बात करते हैं। अच्छा। और भगत तुमने सोचा वहाँ के क्रांतिकारियों से क्या बात करोगे? सोचा तो है, अब पता नहीं वो मानेंगे या नहीं। ये सच्चू, रोना बंद कर। बिल्कुल शैतान को पैदा किया है मैंने। इस बेचारे की भी कोई गलती नहीं है। मेरी भी आँख बहुत मुश्किल से लगी थी। ये ट्रेन जो इतना आवाज कर रही है। कोई बेचारा नहीं है ये, शैतान है शैतान। ट्रेन की आवाज हो या ना हो, इसका रोना नहीं रुकता। लेकिन हाँ, जब इसे हंसते हुए देखोगे तो हर एक आंसू कबूल हो जाएगा। 3 जिंदगियां जीती हूँ मैं, एक क्रांतिकारी की, एक पत्नी की और एक माँ की। आसान थोड़ी है, बस दुविधा इतनी है कि समझ नहीं आता क्या ज्यादा जरूरी है, माँ का कर्तव्य या क्रांतिकारी का फर्ज। मैंने तो बचपन में ही तय कर लिया था कि मेरा देश ही मेरा परिवार है और आजादी मेरी दुल्हन। अच्छा, तुम्हारी भी शादी अगर 11 साल की उम्र में होती ना, तो तुम ये सब नहीं कर पाते। सचिंद्र नाथ सन्याल है ना, वो हमसे कहा करते थे कि भगत,
इतिहास के मंच पर सबसे अहम किरदार हम क्रांतिकारियों का है। एक क्रांतिकारी के मन में क्रांति की भावना घर छोड़ने के बाद ही आती है। देश के लिए लड़ना तो दूर की बात है, आदमी जब तक पारिवारिक जीवन जिएगा कभी आजाद नहीं होगा। औरतों की दुनिया इससे बहुत अलग होती है भगत। खुशकिस्मती से पति अच्छे मिले हैं जिन्होंने कभी लड़ने से रोका नहीं, उल्टा बढ़ावा दिया। लेकिन हाँ, जब से ये आया है चिंता मानो 100 गुना बढ़ गई हो। फिर तो सफर के लिए माँ की जिम्मेदारी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो थोड़ी जिम्मेदारी तुम भी उठाओ, लो इसे थोड़ी देर। भाभी, मैंने कभी बच्चे इसे गाने बहुत पसंद है, गाने सुनाओ तुरंत सो जाएगा। लो। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। अभी से ही तैयार कर रहे हो इसे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस तुमने कभी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? नेशनल कॉलेज में पढ़ते वक्त घर से शादी का दबाव बढ़ गया था, फिर मैंने नहीं सुनी। पिताजी को खत लिखा और कानपुर भाग आया। भाग गए? उन्होंने कुछ नहीं कहा? 6 महीने बाद जब दादी बीमार थी तब गांव गया था, लेकिन तब शादी की बात किसी ने नहीं की। वो जान गए थे कि उनका एक और घर वाला हाथ से निकल चुका है। पर इंसान हूँ, किसी रात सोने से पहले ख्याल करता हूँ कि कैसी होती जिंदगी अगर मैं गांव छोड़कर लाहौर ना आता और पिताजी और आपकी तरह घर और क्रांति दोनों संभालता। दुविधा मेरी भी है कि ये देश प्रेम सजा है कि वरदान। सबके नसीब में वो वरदान नहीं लिखा होता। आज हमें ही टेररिस्ट बोला जाना है। सच कहूँ तो मैं भी इस हिंसा के खिलाफ ही हूँ। ये अंग्रेज इतने क्रूर और निर्दयी है कि इनके सामने हमारा गुस्सा बहुत छोटा लगता है। अगर इन्हें देश से बाहर निकालने के लिए हमें आतंकवादी कहकर बदनाम भी किया जाए तो मंजूर है। माफ कर देना, मैं थोड़ा रह गया। नहीं, बात करने से तो मन हल्का हो जाता है। और वैसे भी मैंने तुम्हें भाषण देते हुए या युक्ति और योजना करते हुए देखा है। जितनी सख्ती से तुम पेश आते हो, असल में उतने ही नर्म हो। वैसे सुखदेव के अलावा मेरी ऐसी बातें किसी से नहीं होती। अच्छा, सुखदेव सुनता भी है? हाँ, और सुनाता भी सबसे ज्यादा मुझे ही है। दिखता कठोर है बस, पर मासूम है। हाँ, गुस्सा उसकी नाक पर है, लेकिन एक बार इस गुस्से को समझ जाओ तो उसी गुस्से में प्यार नजर आ जाएगा। क्रोध से ही तो हमें लड़ने की ताकत मिलती है। लेकिन बिना दया भाव का क्रोध भी घातक है। सुखदेव और मेरे इस बात पर काफी मतभेद हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि भारत के नए क्रांतिकारी बिना दया भाव के पैदा हो। बिल्कुल, और भावनाएं ही एक क्रांतिकारी को आतंकवादी से अलग करती है। एक तरफ मैं हूँ जो दया भाव की शक्ति में विश्वास रखता है, और दूसरी तरफ सुखदेव है जिसके लिए दया भाव दुश्मन के नाश में बाधा है। जंग में शामिल हो मैं कोशिश करूंगा कम से कम नुकसान हो। सुखदेव की कोई सीमा ही नहीं है। हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हम दोनों के विचारों के बीच काफी गहरा अंतर भी आ गया है। अंतर आना भी चाहिए। दोनों के विचार अलग हैं, पर आज दोनों ही अपनी जगह सही हैं। क्रांति और आतंकवाद में एक डोर का फर्क होता है, बस संतुलन बनाए रखना। और इसी संतुलन में हमारे देश की आजादी भी छुपी है। गंगा कितनी खूबसूरत है ना, चाहे जितनी भी नदियों को अपने अंदर संभाले, साफ हो या गंदी, गंगा कभी अशुद्ध नहीं होगी। अब इस नदी का भारत में होना ऐसे इत्तेफाक कहो या किस्मत। इस देश ने कितना कुछ देखा है, कितना कुछ सहा है,
भूख, गरीबी, गुलामी, विश्वासघात, तलवारों और गोलियों की बरसात, अनगिनत बलिदान और भूली गई कुर्बानियां। इसके बावजूद हम भीतर से शुद्ध हैं। इसी रक्तपात में हमने नृत्य और संगीत खोजा, इसी शोर में हमें कोमलता मिली, और अब शोर में ही शांति। हम यहाँ शोर मचाते गए और अफसोस वहां लोग गरीबी सहते गए। मलाल बस इतना है कि उन्होंने उसे किस्मत का नाम दे दिया। इसमें दोष है तो गांधी जी का, जिन्होंने सहनशीलता को आदत बनाने का बढ़ावा दिया है। इससे कविता याद आती है, दुनिया से मैं गुलामी का नाम मिटा दूंगा, एक बार जमाने को मैं आजाद करा दूंगा। जो लोग गरीबों पर करते हैं सितम नाहक, गर दम है मेरा कायम, गिन गिन के सजा दूंगा। कश्मीर जी के मरने के बाद भी उनके शब्द जिंदा हैं। तुम आप भी कविताएं पढ़ती हैं? हाँ हाँ, शौक से। आपकी मनपसंद कविता? ऐसे तो बहुत सारी हैं, पर जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। तुम्हारी? मेरी कलम वाकिफ है मेरे जज्बातों से। मेरी कलम वाकिफ है मेरे जज्बातों से। अगर इश्क लिखने भी जाऊं तो इनकलाब लिखा जाता है। हम कलकत्ता पहुंच गए, निकलना चाहिए। जी। और जहां तक चुनने की बात है कि क्या ज्यादा अहम है, माँ की जिम्मेदारी या क्रांतिकारी का फर्ज, मेरे हिसाब से इस उलझन में ही जवाब है। दोनों में से चुनना क्यों? अगर ये दोनों कर्तव्य कोई निभा सकता है तो वो तुम ही हो दुर्गा। चले? जी। ये दे दीजिए। कलकत्ता में हमारा आवास बस कुछ ही दिनों का था, लेकिन उन चंद दिनों में भगत और मैंने बंगाल के क्रांतिकारियों से अच्छे संबंध बना लिए। ब्रिटिश राज के शासन तंत्र को जल्द से जल्द अस्थिर कैसे किया जाए, इस मुद्दे पर भी काफी चर्चा थी। कांग्रेस के आम सदस्यों का गांधीवाद और अहिंसा पर विश्वास नहीं है। उल्टा उनकी सहानुभूति हम क्रांतिकारियों की नीतियों और विचारों के लिए है, लेकिन वो ब्रिटिश सरकार से डरते हैं। एक क्रांतिकारी ने अपने जीवन में कभी फूल नहीं देखे, उसे कांटों में कैद कर दिया गया। जेल, टॉर्चर, बिना ट्रायल के 4 दीवारों के बीच सड़े रहना, ना कुछ बोलने की इजाजत, ना अधिकारों की स्वतंत्रता, और फिर फांसी। अगले दिन से यही कहानी फिर एक बार। और गांधी जी के अहिंसक सत्याग्रही जो सिविल डिसोबीडियंस में पकड़े गए, उन्हें तो इतना तंग नहीं किया गया, गीले पत्तों पर चलाया उन्हें बस। सबने सुना है कि जेल में गांधी जी, नेहरू जी और कांग्रेस के बाकी सदस्यों को खास ट्रीटमेंट मिला है। उनके पसंद का खाना, उन्हीं का चुना हुआ जेल। इसलिए कांग्रेस खुलेआम हमें कभी सपोर्ट नहीं करेगा। जो है हम है। इसलिए आपसे मदद मांगने आए हैं। इस अन्याय का एक ही जवाब है, बॉम्ब। और मैं चाहता हूं कि कलकत्ता के क्रांतिकारी यानी आप हमें बॉम्ब बनाना सिखाए। कोई है जो हमें सिखाने की काबिलियत रखता है? बंगाल में अब लाहौर की हवा
रगों में क्रांति और भगत के सिर पर एक हाथ बंगाल का भी आ गया था। जतिंदर नाथ दास HSRA के सदस्यों को बॉम्ब की फिलॉसफी सिखाने के लिए तैयार हो गए। बॉम्ब एक ऐसा शब्द जो HSRA से हमेशा के लिए जुड़ने जा रहा था। भगत, बटुकेश्वर दत्त और बॉम्ब, इस प्रेम कहानी के 3 पहलू। इत्तेफाक से इस प्रेम कहानी का पहला अंक आगरा से शुरू होने जा रहा था। प्रेम जो साजिश भी है और सच्चा भी, जिसमें मजबूती और तबाही दोनों की शक्ति है, और जो बनाता भी है और गिराता भी। कब तक सैंडर्स मर्डर की गलती के बारे में सोचते रहोगे? सॉन्डर्स। हाँ तेज, जो हमें हासिल करना था वो तो हम कर नहीं पाए, पर अब सवाल उठ रहे हैं। अरे हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं जिनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों का खून करना है। और वो गोरे तो इतना डरे भी नहीं, लगा था सब अपनी बीवी बच्चों को लेकर लॉन्डन भेज देंगे। लंदन। हाँ तेज रे बाबा, गांधी और कांग्रेस इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसे साले हमारी पूंछ पकड़ेंगे। सरकार राजनीतिक और कामगार गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सेंट्रल असेंबली में 2 नए बिल पेश कर रही है। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। एक बिल सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी को भी कैद करने का अधिकार देगा, और दूसरा मजदूर यूनियंस को हड़ताल करने से रोकेगा। असेंबली के सामने इसका विरोध करें। दोनों बिल हमारे लिए चेतावनी है कि क्रांतिकारियों सावधानी से चलना, हम तुम्हें कुचल देंगे। इसका सामना करना चाहिए। ऐसे कायरों की तरह कब तक छुपे रहेंगे? HSRA को खुले में आना ही होगा। गुप्तवाद से काम करने वाले हम खुले मैदानों में बाहर उतर पाएंगे? सॉन्डर्स मर्डर को भी आज 1 साल हो गया। देश में HSRA का नाम तो है, अगर हमने जल्द ही कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो लोग इस नाम को भूल जाएंगे। ब्रिटिश हमें लूटने पर तुले हैं और ये जनता को यकीन दिलाएंगे कि इनके आगे कोई आवाज नहीं उठा सकता। कानून और कठोर होगा और हम गुलामों की तरह इनके आगे सर झुकाए शांत बैठे रहेंगे। असेंबली के सदस्यों के कान और आंख हम खोलेंगे, खासकर हिंदुस्तानियों के। कैसे? बॉम्ब। HSRA से 2 कॉमरेड्स असेंबली के गैलरी से ट्रेजरी बेंचेस पर बॉम्ब्स फेंकेंगे। जतिंदर नाथ दास हमें बॉम्ब्स बनाना सिखा देंगे। ये बॉम्ब्स किसी की जान नहीं लेंगे, बस भैरों को सुनने के लिए मजबूर करेंगे। मेरे साथ कौन आना चाहेगा? तुम नहीं जाओगे भगत। पंजाब पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही है, खतरा तुम्हारे सर पर है। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें कोर्ट से घसीटकर फांसी के फंदे तक लेके जाएंगे। तुम जानते हो ना तुम कि दोनों नोटिस पर लिखावट तुम्हारी है, हस्ताक्षर तुम्हारे हैं। 2 दिन नहीं लगेंगे उन्हें पता लगने में कि असेंबली बॉम्बिंग और सॉन्डर्स मर्डर के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। बटुकेश्वर और रामसरन जाएंगे, तुम नहीं। लेकिन गुरुजी, मेरा असेंबली में होना जरूरी है। गिरफ्तार कर भी दिया तो कटघरे से लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा पाऊंगा और बता पाऊंगा कि यह धमाका ब्रिटिश सरकार के लिए चेतावनी है, और अगर बदलाव नहीं आया तो हम और सख्त कदम उठाने के काबिल है। ठीक है, जाओ, लेकिन एक शर्त पर कि तुम सरेंडर नहीं करोगे। बॉम्ब्स फेंकोगे और वहां से भाग जाओगे। फिर तो इसका मतलब ही नहीं है गुरुजी। वक्त आ गया है कि हम लोगों तक अपने विचार पहुंचाएं। लोगों के मन में विचार रह जाते हैं, ये धमाके नहीं। कोर्ट में गवाही देकर ही हम क्रांति ला सकते हैं। सरेंडर करना जरूरी है, लेकिन तुम्हारी जरूरत जेल के अंदर नहीं, बाहर खुले मैदानों में है। बटुकेश्वर और रामसरन कोर्ट में खड़े रहने के काबिल हैं। कोई शक? ठीक है, तो तय हो गया। 8 अप्रैल की सुबह दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में 2 बॉम्ब फेंके जाएंगे। बटुकेश्वर और रामसरन, तैयारी करना शुरू कर दो। और हाँ, कोर्ट का सही से इस्तेमाल करना। बता देना सबको कि क्रांति क्या है और क्यों इस देश को उसकी मांग है। जतिंदर, बॉम्ब बन जाएंगे गुरुजी। ठीक है, तुम सब अपना सामान बांध लो। 2 दिन में दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
जाने से डर रहे हो? क्या? भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। अगर बॉम्ब फेंका तो टेररिस्ट बन जाओ। तुम्हारे पास नाम है, पूरा देश तुम्हें जानता है। तुम्हारी एक आवाज से पूरी आवाम हमारे साथ हो सकती है। गांधी ने मेरे रिस्पॉन्सिबल यंग मैन कहा है। कितना गुस्सा आता है ये सुनकर, लेकिन तुम डर गए। लेनिन ने गोरकी से कहा था, I listen to music with pride, what marvelous things human beings can do. But I can't listen to it too often. It affects your nerves, makes you want to say stupid nice things, and stroke the heads of people who could create such a beauty while living in this vile hell. You mustn't stroke anyone's head. You might get your hands bitten off. But you have to hit them on the head, without any mercy. Although our ideal is not to use force against anyone, our duty is infernally hard. लेनिन मैंने भी पढ़ा है सुखदेव। कहना क्या चाहते हो? गुरुजी ने एक बार मना किया और तू मान गया। भगत सिंह भाई परमानंद कब से बन गया? भाई परमानंद, गदर पार्टी का सबसे बड़ा लीडर, जो अंत में लाहौर हाईकोर्ट के सामने डरपोक ही साबित हुआ। पता क्या कहते हैं सब उसके बारे में? कि गदर पार्टी का दिल और दिमाग होने के बावजूद वो अंदर से कायर था। खुद पीछे होकर अपने साथियों को आगे करने वाला। भाई का और कितना अपमान करोगे? एक भाई का फर्ज निभा रहा हूं। और वैसे एक औरत की वजह से राह भटकने वाले के लिए इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। आशिकी से तू जानता है तू क्या बोल रहा है? अपना गुस्सा काबू में रख। गुस्सा नहीं है ये, चेतावनी है। तुम कब से चेतावनी देने लग गए मुझे? मुझ पर इल्जाम डालने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया। मेरा भाई है, लेकिन मेरी राह पर सवाल मत उठा। क्यों ना उठाऊं मैं सवाल? हाँ? जो गलत है वो गलत है, और तुझे ये मेरे अलावा कोई नहीं बता पाएगा। बता, करता है ना तू प्यार मुझसे? नहीं है ना जवाब? तुम्हें इसका जवाब जल्दी मिल जाएगा। छोड़ो कल की बात, कल की बात में लिखेंगे पेपर में कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। भगत, मैं तुम्हारे फैसले से सहमत तो नहीं हूं, लेकिन एक बार और सोच लो। आज के बाद तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये खत सुखदेव को दे देना। पूरे देश को तुम पर नाज है। शुक्रिया भाभी। पुरानी दिल्ली के शोर और भीड़ से दूर नई दिल्ली सांसें ले रही थी। इनको तहखानों और बड़ी इमारतों के बीच स्थित थी हर्बर्ट बेकर के शैली में बनाई हुई सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। किसी को चोट ना पहुंचे, किसी की मौत ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भगत और बटुकेश्वर 2 दिन पहले असेंबली पहुंचे। वहां के एक भारतीय मेंबर ने उनके प्रवेश की व्यवस्था कर दी। सेशन शुरू होने से कुछ मिनटों पहले भगत और बटुकेश्वर छुपके से असेंबली के अंदर गए, जहां विट्ठल भाई पटेल बिल्स को लेकर रूलिंग देने वाले थे, और गैलरी में अपनी जगह ले ली। ये जानते हुए भी कि ये बॉम्ब्स इन बिल्स को कानून बनने से रोक नहीं पाएंगे, हम उन्हें फेंकने के लिए तैयार थे, क्योंकि यही वो चिंगारी थी जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमारे नफरत की आग को भड़काने वाली थी। बॉम्ब्स फेंकने से पहले भगत ने अपने मन में महान फ्रेंच रेवोल्यूशनरी अगस्ते वैलियानो के शब्द दोहराए। It takes a loud voice to make a difference.
मस्तानों का किस देश का यारो, किस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। साथी वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। जब तक तुम ये पढ़ोगे मैं कहीं दूर जा चुका हूँ। यकीन करो कि मैं खुश हूँ और अपने आखिरी सफर के लिए तैयार हूँ। लेकिन इन सारे सुख और खूबसूरत यादों के बावजूद मुझे एक बात अंदर से सता रही है कि मेरे अपने भाई ने मुझे नहीं समझा। लेकिन अब मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं जान गया हूँ कि ये सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। मैं कमजोर नहीं हूँ सुखदेव, बल्कि हम दोनों में से किसी से भी कमजोर नहीं। दिल हल्का करने, साफ अलविदा कहने और तुम्हारे सारे शक मिटाने के लिए ये खत लिख रहा हूँ। अब से तुम्हें हर कदम सावधानी से रखना होगा क्योंकि हमारा मकसद अब तुम्हें आगे बढ़ाना है और इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। इस खुशी के पल में मैं अपनी सफाई देना चाहता हूं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं पूर्ण जीवन का हर रंग, हर आशा और हर सपने में डूबा हुआ हूं। लेकिन वक्त आने पर मैं सब कुछ त्याग सकता हूं क्योंकि यही है बलिदान का असली अर्थ। तुम्हारा मानना है कि प्रेम इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन इसमें मुर्दे को जिंदा करने की ताकत है। प्रेम एक मीठा एहसास है सुखदेव, कोई राक्षसी लालसा नहीं। यदि प्रेम सच्चा हो तो वो इंसान के व्यक्तित्व को ऊंचा उठा देता है। मैं नहीं जानता मेरे साथ जो हुआ वो प्रेम था या कुछ और, लेकिन बस इतना बताऊंगा कि मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं। आजाद भारत में शायद तुम्हारी और मेरी कहानी इससे बहुत अलग होती, लेकिन मैंने राह अपनी मर्जी से चुनी है और मैं उसी पर चलूंगा। तुम्हारी हर एक जीत और सफलता में मैं तुम्हारे साथ हूं। जल्द ही मिलेंगे। तुम्हारा भाई भगत सिंह। क्या हालत बना दी? डाल मना गया तूने, हाँ? खुद को देखा? पता छोड़ दे पकड़। मुझे तेरा खत मिला, मैं गुस्सा नहीं हूं तुझसे। छोड़ दे पकड़। खुद को तो देख, हम सब तेरे साथ हैं। बस छोड़ दे। और नहीं, अब और नहीं देख सकता मैं तुझे। हेयरिंग का समय हो गया है, हमें चलना चाहिए। All rise. This court finds that on the 8th of April 1929, the accused unlawfully caused explosions within the Central Legislative Assembly, endangering life and thereby committed an offence under Section 3 of the Explosive Substances Act 1908. The claim by the defence stating otherwise is rejected, and accordingly Bhagat Singh and Patikeshwar Dutt are sentenced to transportation for life. That is,
rigorous imprisonment for 14 years. अरे वाह क्या बात बोले जज हाँ, साहब। कर दिया। मेरे भाई अमर हो गया तू। अरे मुझे भी ले चलो जज साहब। Now, before we proceed, the court calls government approver Jai Gopal to give his testimony. लो आ गया सांप। अंग्रेजी दुल्हन की तरह कैसे शर्मा रहा है। ले अंग्रेजी बिस्कुट खाएगा तो आ जाता है ना। खा ले अंग्रेजी कुत्ता साला। बोलो जय गोपाल। योर ऑनर, मैं जय गोपाल मैंने ए चावल खाली क्या बकते हो। गांडी तो बसंत और भर्ती बन। सॉन्डर्स की हत्या में मैंने इनकी मदद की थी और ऑनर। सॉन्डर्स पर गोली राजगुरु और भगत भैया ने चलाई। और जहां तक कि असेंबली बॉम्बिंग की बात है, सुखदेव की मदद से राजगुरु और भगत भैया लाहौर से कलकत्ता भागे थे और वहां जतिंदर दास से मिलकर उन्होंने असेंबली बॉम्बिंग की प्लानिंग की। बाईस बॉम्ब लाहौर और सहारनपुर में बनाए गए, जिसमें से 2 असेंबली पर फेंके गए। सॉन्डर्स इज डेड और बाकी नोटिस भी भगत भैया नहीं लिखे थे। बॉम्ब जानलेवा थे और ऑनर, और ये लोग इस देश पर एक क्रांतिकारी को बॉम्ब बनाना सिखाना चाहते थे। और मेंबर्स की हत्या से ये लोग इस देश पे आतंकवाद फैलाना चाहते थे और इस देश पे आतंकवाद Silence! Silence! If this assault persists, whatever is said by the accused will not be considered by this court. This court pronounces its final judgment. Bhagat Singh, Sukhdev, and Rajguru are sentenced to suffer the extreme penalty of law, namely death by hanging. The other accused shall suffer the terms of life imprisonment as set forth in the judgment of this court. Bhagat Singh and Sukhdev Thapa, as you are representing your own case, do you have anything to say before this judgment is passed? Yes, Your Honor. We were sentenced to death for waging war against the British Empire. If we are war prisoners, then shoot us like soldiers. Do not hang us like criminals. बिल्कुल सही बोला भगत। We are well aware that you follow the maxim motto of might is right. And this whole trial was nothing but proof of it. And while our own leaders beg you for concessions, our workers starve, and martyrs are betrayed. Let us not forget that freedom without exploitation is no freedom at all. Kill us if you must, but our struggle will not die with us until justice, equality, and a true republic are won. Inqilab! जिंदाबाद! इंकलाब! 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 इंकलाब!
छोड़ दो, साले पानी तो छोड़ दो। सालों ने मटका दूध से भर दिया। भगत, तूने शुरू की ना ये भूख हड़ताल? किस लिए? अच्छा कपड़ा, अच्छा बिस्तर, इंसान जो खाना खाता है वो खाना और पॉलिटिकल प्रिजनर्स का दर्जा मिला। अरे कुत्ते हैं हम इनके लिए, इंसानों की तरह मुंह तक नहीं सकते हम। मटका दूध से कौन भरता है? इससे अच्छा तो मर जाना है। सत्यता, काली बाड़ी में बंगाली रीति से अलविदा मत करना। मैं पहले इस देश का हूं। भगत, ए भगत, सुन तो। मैंने अपना वादा निभाया, एक घूंट नहीं पिया। वो साले अंग्रेज मुझे तोड़ नहीं पाए। आज भी हार गए। जगन्नाथ, जगन्नाथ, हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें ये शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। दहारों से क्यों खफा रहे, शर्ख का क्यों गिला करे। सारा जहां दूर सही, आओ मेहमान हुआ अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ, रहेगी हवा में ख्याल की बिजली। ये मुश्ते खाक है फैनी, रहे ना रहे, रहे ना देव, तू कॉलेज में कहा करता था ना कि भगत 10 घंटे भी भूखा नहीं रह सकता।
आज 100 दिन हो गए। 100 दिन, एक बूंद नहीं। ये तो हमारी लड़ाई थी ना दत्त। असेंबली में हम गए, बम हमने फेंके, और बाकी सब, इसमें उनकी क्या गलती? नतीजा हमने जिंदा को मार दिया। और कब बाकियों को मरते हुए देखूं? तो रोक देते हैं ना भगत। अब तो कांग्रेस ने भी कह दिया है हरिहर शास्त्री जल्दी नया रेजोल्यूशन पास करेंगे। शायद इससे सरकार हमारी मांगे पूरी कर देगी। और जतिनदा का बड़प्पन देख, मरने के बाद भी लड़ रहे हैं। पूरा देश हमारे साथ है भगत। और नेहरू जी भी समझौता करने को तैयार है। रोक दे भगत। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। रोक दे, ऐसे रोक दे। ताल रोकते भगत, ताल रोकते, ताल रोकते भगत, ताल रोकते भगत। कमाल नहीं, ताल रोकते, कमाल नहीं, ताल रोकते, रोकते। हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, हाथ जिनमें हो जुनूं कटते नहीं तलवार से। खून से खेले सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। हाथ जिनमें हो जुनूं कटते नहीं तलवार से। सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन। जहाँ दिली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमां मौत की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब। होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे तमगा मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 112 दिन, अनगिनत कोर्ट के चक्कर, पुलिस की लाठियां और पूरे देश को इनकलाब शब्द से जोड़ने के बाद भगत और बटुकेश्वर द्वारा शुरू की गई और उनके साथियों द्वारा मिलकर निभाई गई भूख हड़ताल खत्म हुई। जेल के अंदर जो बदलाव आने चाहिए थे वो नहीं आए, लेकिन 112 दिन की भूख हड़ताल की वजह से देश के हर एक युवा की जुबान पर बटुकेश्वर, जतेंद्र, राजगुरु, सुखदेव और भगत का नाम छप गया। जीते जी एक मिसाल बन गए और अपने आखिरी दिन जेल की बंद दीवारों और दरवाजों के बीच गुजारे। इतने पागल थे कि जेल में भी आजाद थे। और मैं ज्यादा दूर भाग ना सका, लेकिन हाँ,
अपनी एक रिवॉल्वर से 1.5 घंटे तक लड़ा। और आजाद इतना कमजोर नहीं कि अंग्रेजों के हाथों मरे। उनके 6 अफसरों को ठोका, उन्हें मरते हुए देखा, और उसके बाद ही गवर्नर साहब का जवाब आने वाला था ना? हाँ, आज सुबह ही आया। इस जन्म में तो छाती पर गोली नहीं, गले में रस्सी नसीब होगी। जब हम फांसी पर खड़े होंगे और गोरा हमसे पूछेगा एनी लास्ट विश, तो क्या जवाब दूं? एक बार आई से मिलवा दे। 8 साल हो गए यार उनकी शक्ल देखे। मैं आंख बंद करता हूं तो मेरे बेबे का चेहरा सामने नजर आता है। मेरी याद में हर पल वो रोती है। दरवाजे के पास खड़ी मेरा इंतजार करती है, उम्मीद में कि कब मेरा राजगुरु वापस आएगा। अपने आप को कोसती है, सवाल करती है कि क्यों मेरे बेटे के लिए वहां से बढ़कर उसका वतन है। कौन समझाए कि जीत कर लौटने के लिए तो अलविदा कहा था। आजादी तो बात की बात, पहले तेरी हंसी लौटानी थी। खुद को झूठी तसल्ली देनी होगी कि ये आंसू गम के नहीं गर्व के हैं। इंतजार मेरे बेटे का नहीं, देश की आजादी का है। तेरा घर में हाथ बटाऊंगा, तेरा ख्याल रखूंगा, इस बार तेरे लिए लड़ूंगा। मैं देश का नहीं, तेरा बेटा बनूंगा। बुला दिया ना सालो, अब जेलर को बुलाओ आंसू पोंछने के लिए। Mr. Magistrate, you will be very lucky to watch her execution and see how Indians kiss the gallows cheerfully. गोरे को मरने से पहले यही बोलूंगा। ए भगत, फिर से इंग्लिश। मंजे मान्यवर मैजिस्ट्रेट साहब, बड़े नसीब वाले हो आप कि आप हमारी फांसी देखोगे और देखोगे कि भारत के क्रांतिकारी कैसे हंसते हंसते फांसी के तख्त को चूमते हैं। बिल्कुल यही बोला भगत। सुखदेव, प्राणनाथ को खत दे दिया था मेरा। हाँ। कौन सा खत? देश के युवा कार्यकर्ताओं के लिए संदेशा भेजा है कि आंदोलन का अंत निश्चित है। अब नया आंदोलन तुम्हारे हाथ में है। लेनिन को पढ़ो, समझो कि लेफ्ट विंग कम्युनिज्म क्या है, क्योंकि कांग्रेस अपने स्वार्थ और उद्योगपतियों के कंसेशंस के लिए आजादी चाहता है। क्रांति लानी है तो किसानों और मजदूरों को एक होना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि ये आंदोलन उनका है, उनके लिए है। अब शोर करना जरूरी नहीं, बल्कि नया आंदोलन स्टडी सर्कल्स, क्लास लेक्चर्स, किताबों और पर्चों के जरिए चलेगा। और इस रास्ते के अंत तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा? कम से कम 20 साल। बहुत तकलीफें होगी, असफलताएं मिलेगी, तुम हर रोज हारोगे, हर पल ऐसा लगेगा कि धोखा हो रहा है। लेकिन एक दिन सब बलिदान और दुख के बाद जीत हासिल होगी। गांधी को कैसे रोकोगे? हम गांधी के खिलाफ कभी थे ही नहीं, और इन 4 दीवारों ने इतना तो सिखाई दिया है कि केवल बम और पिस्तौल से आजादी नहीं मिल सकती। नया मकसद शोर करना नहीं, सही शिक्षा देना है। अब तो गुरुजी भी नहीं रहे। HSR के सारे सदस्य या तो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं या फांसी का इंतजार। 20 साल में आजादी, ये बस एक सपना रह जाए भगत। आज एक भगत, राजगुरु और सुखदेव मरा है, लेकिन कल इन्हीं विचारों के साथ कोई और आएगा, देख लेना। सुखदेव, तू ठीक है? क्या सोच रहा है? कि मैंने आत्महत्या क्यों नहीं की। क्या? सुखदेव पागल हो गया? क्या बोल रहा है? जेल में कैद होने से बेहतर तो अपने हाथों मर जाना है। खैर, अब तो बहुत देर हो गई। कैसे क्रांति लाएगा तू? भगत, तू इसकी बातें सुन रहा है? तुझे याद है कुछ साल पहले हम शहनशाही कुटिया में फांसी की बात कर रहे थे और तूने हंसते हंसते कहा था कि फांसी छोड़ो।
मुझे नफरत तो उनसे है जो अपनी जान लेते हैं, और अपनी जान तो कायर लेते हैं, और खुदकुशी क्रांति का सबसे घोर अपराध है। खुले आसमान के नीचे ये बात कही थी, चार दीवारों के बीच नहीं। अपनी आंखें खोल और ऊपर सिर घुमा, आसमान अपने आप दिख जाएगा। सुखदेव, इन्हीं दीवारों के बीच हमारे विचार स्थिर रहे और हम लड़े क्योंकि हम मरने के लिए तैयार थे। और तू तो हड़ताल के वक्त भी जान नहीं सकता था। तुझे पता है कि तू इस क्रांति का प्रतीक है। अरे हमारी वजह से आज पूरे देश में आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। क्या खुदकुशी से सब कुछ मुमकिन होता? नहीं, बस डर लगता है। किसे नहीं लगता डर? फांसी के दिन मुझसे ज्यादा डरा हुआ और कोई नहीं होगा। देख, डर को टाला नहीं जा सकता, लेकिन हम मरे भी एक वजह के लिए। 24 के बाद हम अमर हो जाएंगे सुखदेव। तो तुझे जितना रोना है रो ले, क्योंकि एक बात तो तय है, 24 की सुबह फांसी कोठी में गाना बजेगा, शहीदों की जिंदाबाद। बस, नहीं रो रहा हूं, गाना बंद कर। इससे अंग्रेजी बुलवाओ, अपने आप चुप हो जाएगा। बहुत फर्स्ट क्लास है मेरी इंग्लिश, ठीक है? कौन सी? लंदन वाली? गलत, लंदन नहीं, लंदन। वो सैंडर्स बॉर्डर वाली। हाँ, हंस लो। सालों हंसकर कम से कम खुश तो रहते हो। और लंदन को लंदन ही तो बुलाएंगे, और क्या बुलाएंगे? तू बिल्कुल सही है मेरे राजगुरु। अच्छा राजगुरु, तू कब तक पढ़ा है? 10वीं तक? 10 बजे तक। अप्रैल 1919 वो एक दिन जिसने पंजाब की किसानी का मिजाज बदल दिया। बाग जलियांवाला, जहाँ खेत उजड़े, फसल कटी, जहाँ विराह हुई बैसाखी, जहाँ माओ ने अपने बच्चों की धड़कनों को भगवान की गोद में फेंक दिया। लेकिन वहां कोई देवता नहीं आया। आया तो बस एक राक्षस, जनरल ओ डायर, जिसने 2000 लोगों को घायल और 400 लोगों की हत्या की, जो केवल रॉलेट एक्ट के खिलाफ अहिंसक और शांतिपूर्ण विरोध करने आए थे। 12 साल का भगत सिंह अगले दिन स्कूल के बजाय जलियांवाला बाग गया। पहरेदारों को चीरता हुआ भगत बाग के अंदर पहुंचा। हिंदुस्तानियों के खून से भीगी हुई मिट्टी अपने साथ ले जाने वो एक मटका लाया था। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे थिएटर ग्रुप की पहली प्रस्तुति हम देखेंगे नाटक देखने आए। जाने से पहले मैं आपको इस नाटक के कलाकारों से मिलवाना चाहूंगा। राजगुरु के रूप में देव, भक्त के रूप में अनुराग, चंद्रशेखर आजाद के रूप में भगत
भगत सिंह के रूप में जय हिंद करते हैं। आपसे आखिरी विनती है कि आप इस गाने के बचे हुए शब्द हमारे साथ दोहराएं और प्लीज खड़े हो जाइएगा। आपके ब्रोशर के पहले पन्नों पर इस गाने के बोल लिखे हैं, प्लीज हमारे साथ जाइए। जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूरे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो नाज़िर भी है मंज़र भी,